आपसे भी मुझे एक सवाल पूछना है इंडिया के ऊपर। हम्म। जो आपसे मैंने पहली जो पहला मेरा सवाल ये है कि इंडिया की परफॉर्मेंस जिस तरह की है इस एशिया कप से, आपने क्या खोया क्या पाया? सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने पाया क्या, पहले उस पर बात करें, पहले पॉजिटिव पे बात करें, फिर क्या खोया उस पर बात करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पाया तो जो मुझे लगता है कि मे भी विराट कोहली की फॉर्म पाई आगे के लिए, क्योंकि जो सेंचुरी मारी, तो हालांकि वो सिर्फ एक सेंचुरी ही है, अगर वन ऑफ सेंचुरी रहती है वो आगे फिर वैसी करते हैं तो फिर इसकी कोई अहमियत नहीं है। बट अगर इस सेंचुरी से वो पुराना विराट कोहली एज ए रन मशीन लौट आता है, फिर वो हर महीने सेंचुरी मारे और इंडिया मैचेस और अच्छे से जीते, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में कोहली यही फॉर्म दोहरा के सबसे ज्यादा रन मार दे और इंडिया भी गलतियों से सीख के जीत जाए, तो फिर ये पॉजिटिव रहेगा इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा, विराट कोहली की फॉर्म। और इसके अलावा तो हम पॉजिटिव देखें तो इंडिया के लिए मुझे कोई और खास पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा इस हम्म। टूर्नामेंट में। और नेगेटिव की बात करें तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि इंडिया के पास थी कैपेबिलिटी जीतने की, पर रॉन्ग टीम सिलेक्शन, पहले तो स्क्वाड की सिलेक्शन गलत रही, फिर एक जो उन्होंने पेसर कम लिया, फिर जो प्लेइंग 11 में भी इनकी टीम सिलेक्शन गलत रही एट फॉर पोजीशन नंबर 6 7। और तो थोड़ा सा अनलकी भी रहे जडेजा के इंजर्ड होने से, तो ये सब फिर इस वजह से जो हारी है इंडिया, तो एक कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही है कि क्या हम जीत सकते हैं कि नहीं बड़े टूर्नामेंट्स। सो वो मैं कहूँगा इंडिया के लिए एक नेगेटिव रहा। अदरवाइज कैपेबिलिटी तो है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रॉन्ग टीम सिलेक्शन की बात करें तो किन को आप खिलाना चाह रहे थे? कौन, किन को आप बाहर बिठाना चाह रहे थे और किन को खिलाना चाह रहे थे? और उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी आपसे एक सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम की सिलेक्शन के ऊपर। लेकिन पहले ये बताएंगे किन को आप अंदर डालना चाह रहे थे इस एशिया कप के अंदर देखिए, और किन जो को बाहर इंडिया की बिठाना चाह रहे थे? परफॉर्म हाँ, इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही, तो पहले 10 ओवर में हमने लगभग सभी मैचेस में अच्छा किया, बट हमारी टीम आखिरी 10 ओवरों में फिसली। तो इसका मतलब कहीं पे हमारे 5 6 7 ने डिलीवर नहीं किया। तो पांड्या तो खैर परमानेंट मेंबर है, तो उसकी फॉर्म थोड़ी सी डावांडोल रही, बट मैं नंबर 6 और 7 की पोजीशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक ही मैं चाहता, और हुडा एट नंबर 7 मेरे को नहीं जमता एट इन T20। पहले कभी नहीं खिलाया उसको नंबर 7 पे, तो उसको जब भी टॉप 4 में खिलाया वहां उसने रन मारे। सो एकदम से नंबर 7 पे खिला देना इन एशिया कप, तो ये तो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट करना था हुडा को लेके। तो पहले इतनी सीरीज हुई जिम्बाब्वे के खिलाफ या और सीरीज थी, वहां पे आप करते कि वो क्या नंबर 7 पे खेल पा रहा है। तो नंबर 7 पे आपके पास प्रूवन प्लेयर था, दिनेश कार्तिक था, प्रूवन पोजीशन थी। अक्षर पटेल भी एज ए बॉलर तो वो है ही, बल्कि एज ए बैट्समैन भी मैं कहूंगा कि वो हुडा से बेटर है। हमें नंबर 7 पे चाहिए कि जो आके मान लीजिए 12 बॉलों पे 25 रन मार दे या 22 23 मार दे, तो उस रोल में अक्षर पटेल फिट है, सो वो ज्यादा प्रूवन है नंबर 7 पे। तो ये बैटिंग में ये टीम सिलेक्शन में यहाँ गलती रही, और थोड़ा सा पेस अटैक हमारा वीक था। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी पेस अटैक पे आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में पेसर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और मुझे थोड़ा सा जो इंडिया के खिलाफ एक बात खटक रही है कि उनके जो है ना वो पेसी बॉलर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स को यूटिलाइज कर सके। जैसे भुवी हैं, भुवी मेरी जो है कि इनको एशिया कप खिलाना भी मेरे ख्याल से गलती थी। आपने T20 वर्ल्ड कप में देख लिया उनकी परफॉर्मेंस किस तरह जा रही थी। तो आप उनकी जगह भले किसी नए प्लेयर को खिला देते, लेकिन मेरे ख्याल से भुवी का मसला रहेगा आगे चल के भी। अगर उनको वो पिक भी कर लें, और जो मुझे लग भी रहा है वो पिक हो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में भी ये मसला चलेगा जब तक उनको पिच से सपोर्ट ना मिले। तो वो भुवी जो है वो उनकी कारकर्दगी में निखार नहीं आता। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किन पेसर के ऊपर इंडिया रिलाई करेगी, मेरे ये आप बताएं मुझे। और दो स्पिनर्स बताएं, अगर पेसर्स नहीं होंगे तो दो कौन से स्पिनर्स जो हैं जिनके ऊपर रिलाई करेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर? पेसर तो डेफिनेटली इंडिया को जसप्रीत बुमराह चाहिए अगर वर्ल्ड कप जीतना है। तो कोई इंजरी ना हो और वो फिट होके आए, सो जसप्रीत बुमराह लीड करेगा। साथ में ये मोहम्मद शामी को भी ले, हम्म। ऑस्ट्रेलियन की कंडीशंस के लिए वो अच्छा रहेगा। सो ये दो पेसर्स है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, आपका प्रसिद्ध कृष्णा है, हालांकि उसका किसी ने भी नाम नहीं ले रहे, बट
ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से वो बॉल करता है अच्छा यूजफुल साबित हो सकता है, मोहम्मद सिराज भी यूजफुल साबित हो सकता है। तो अभी इंडिया की दो सीरीज होनी है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन तो टीम तो मेरे ख्याल से पहले से अनाउंस हो जाएगी, उन दो हाँ सीरीज पहले से से, पहले ही पर अनाउंस एक, करनी हाँ पड़ेगी। पहले से हो जाएगी, पर एक सीरीज शायद टीम अनाउंसमेंट से पहले है। अच्छा अच्छा एक अच्छा। बाद में है, एक पहले है। और वैसे तो इंडिया सबको देख चुकी है, तो थोड़ा समझना होगा कि आवेश खान को इन्हें ड्रॉप करना होगा। आवेश खान स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ उसका इतना अच्छा नहीं रहा है। और तो इस तरीके से पेस अटैक ये अपना स्ट्रॉन्ग कर सकती है, थोड़ा सा पेस बॉलर्स पे रिलाई करे। तो लेकिन जैसे मेरी जो और सोच स्पिनर्स है जो कि आपने, स्पिनर्स आप स्पिनर्स भी पूछ रहे थे, तो मैं दो स्पिनर्स में ना एक कुलदीप यादव को रखना चाहूंगा। अच्छा मैं अच्छा। देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीने एक साल से उसकी फॉर्म में, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है, जो आईपीएल में भी देखा। इसके अलावा जो मैचेस भी उसको खिलवाए इंटरनेशनल पे, तो और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स भी बड़े हैं। सो वो अपनी बॉलिंग से विकेट्स ले रहा है। ऐसे नहीं कि कई स्पिनर्स है बस वो इसलिए रिलाई कर रही है कि बैट्समैन उठा के मारेगी तो कैच हो जाएगी, विकेटें मिल जाएगी, बट वो अपनी स्किल से विकेटें निकाल रहा है पिछले 6 महीने एक साल से। तो एक तो मैं कुलदीप को रखना चाहूंगा, और चहल या बिश्नोई में से एक को चूज करना होगा। ठीक। मेरे ख्याल से मुझे जो थोड़ा सा लगा, मेरे ख्याल से जो और मुझे प्लेयर जो है ना, जो जिगरा है जिसके अंदर होता है ना, जो ब्रेवरी दिखाते हैं जब मैच सिचुएशन के अंदर, वो मुझे वाले प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जब मैंने रवि भविष्य भविष्य की परफॉर्मेंस बिश्नोई। देखी पाकिस्तान के खिलाफ, रवि की क्या जबरदस्त बच्चे ने खेला। और मुझे लगा कि राहुल ने उसको क्या कहते हैं ना, उसके साथ बहुत जुल्म किया। उस मैच में ही देख लें कि वो पहले उसको पावर प्ले के अंदर एक लेग स्पिनर को लेके आया 5वें ओवर के अंदर, ठीक है। और 5वें ओवर और उसने डिलीवर किया 5वें ओवर में आकर, और विकेट भी निकाली, ठीक है। लेकिन अगले विकेट लेके उसको दोबारा उसको उससे गेंद वापस ले ली, और किसी और बॉलर को दे दी। और फिर वापस उसको 18वां ओवर भी करवाया, जो मैच का बहुत ही डिफिकल्ट ओवर था, उसको दिया। और उसने उधर भी डिलीवर किया, ऑलमोस्ट आसिफ आसिफ की विकेट भी ले ली, और उधर भी डिलीवर किया, लेकिन वापस उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगा मुझे, राहुल जो रोहित जो था, उस भविष्य ने उसके पैसे खाए हुए हैं जो उसके साथ इस तरह नहीं का वही बिहेव है किया। कि तो जो वहां टीम मुझे थोड़ा सा सिलेक्शन रही, वही जो टीम सिलेक्शन रही, रोहित और कोच हमारे राहुल द्रविड़, इन्हीं के हाथ में था पूरा कंट्रोल। तो टीम सिलेक्शन में गड़बड़ रही, बॉलिंग में भी गड़बड़ रही, क्योंकि बिश्नोई आपका बेस्ट बॉलर था उस मैच में, और आपने उसको फिर कोई मैच ही नहीं खिलाया, आगे मैच एक नहीं भी खिलाया। मैच नहीं खिलाया, और जो आखिरी मैच अफगानिस्तान के बचा था उसमें भी नहीं खिलाया। तो बिश्नोई इज द नहीं, और सेम। ऊपर से मुझे एक और चीज जो लग रही है, जिसमें मुझे इंडिया के खिलाफ जो डर लग रहा है, कि जैसे कहते हैं ना, ये बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट, तो वो मुझे मसला लग रहा है कि इंडिया की जो बॉलिंग जो है वो वीकर साइड पे होती जा रही है। और अगर जसप्रीत बुमराह अगर 100% फिट ना हुए, या जसप्रीत बुमराह टीम के अंदर अगर हुए ही ना, तो वहां जो है इंडिया काफी ट्रबल में आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेरे ख्याल से है कि फिर उनके लिए ना वो वापस इवन क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। मुश्किल तो नहीं कहूंगा, पर बाकी बॉलर्स की टीम सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। बाकी भी अच्छा। रिसोर्सेज है, बट आपको फिर भी अच्छे स्क्वाड अच्छा चुनना होगा बेस्ट पॉसिबल, और प्लेइंग 11 भी अच्छी चुननी होगी। आप इस तरीके से जो अब बाकी ऑप्शंस भी बची, आपके पास शामी है, उसको भी आप ना खिलाए, आवेश को आप खिलाए, तो उससे तो आप अपना वीक कर रही है। फिर एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहे, अभी तक आप फिक्स ही नहीं कर पा रहे अपना बैटिंग ऑर्डर। अभी ये बात हो रही है ओपन कौन करेगा, विराट से ओपनिंग करवा दी, सेंचुरी मार दी, तो ओपनिंग को हो गया है कि विराट से ओपनिंग कराओ। तो जहां पर सफल है वहां पर भी कंफ्यूजन है। तो टीम सिलेक्शन अब तो कम से कम फाइनल करे तो वो बेटर रहेगा, तब इंडिया अच्छा कर सकती है। बट ऐसी कंफ्यूजन जारी रखेगी तो फिर यही चीज रिपीट होने के ज्यादा चांसेस है। अमित भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मैं काफी देख रहा हूँ जो इंडियन चैनल्स के ऊपर ये चर्चा हो रही है कि
छठा बॉलर खिलाएं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि यू पिक योर 5 बॉलर्स और उनको आप कॉन्फिडेंस देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई 5 बॉलर ही काफी हैं, और 5 बॉलर्स ही हमें करके दिखाएंगे जो आपने टीम को जिन उनके जिस काम के लिए पिक किया है वो हमें जॉब करके दिखाएंगे। लेकिन और छठा बॉलर एज ए ऑप्शन होता है, लेकिन उस पर रिलाई नहीं कितना किया जाता है। लेकिन मेरे को काफी दिख रहा है कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि छठा बॉलर लाजमी होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जरूर जरूर हमें छठा बॉलर टीम के अंदर डालना है, 5 के ऊपर रिलाई करके उनको कहें कि भाई आप जाएं अंदर अपना परफॉर्मेंस दें? हाँ, मेरे ख्याल से 5 बॉलर काफी है, बट 5 वो प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए। और प्रॉपर बॉलर्स का ये मतलब नहीं है कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं ले सकते। आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स लीजिए, उनके भरोसे पे आप थोड़ा बैटिंग में डेप्थ ला सकते हैं। पर वो एज ए बॉलर कंप्लीट होने चाहिए कि आपको पता है वो 4 ओवर प्रॉपर फेंक सकते हैं। अब इन हम्म। केस में हार्दिक पांड्या से इन्होंने देख लिया कि उसको एज ए फिफ्थ बॉलर वो इतना रिलायबल नहीं है। सो एज अ सही। सिक्स बॉलर ही उसको ऑप्शन रख सकते हैं। तो पांड्या के अलावा 5 बॉलर चाहिए। उसमें आप थोड़ा बॉलिंग ऑलराउंडर्स रख सकते हैं, जैसे आपके दीपक तो चहर है। आप शुरू से कह रहे हैं कि भाई पांड्या को हम एज ए बॉलर काउंट ही ना करें, वो आपको काउंट करे, ऑप्शन दें। काउंट करे, पर एज ए सिक्स बॉलर। या अगर आप फिफ्थ बॉलर रखते हैं तो उसी के लेवल का एक और बॉलर चाहिए। पहले जडेजा होता था, तो आपको पता है जडेजा और पांड्या मिलके 4 ओवर फेंक देंगे। अब जब आप सही पांड्या सही। को ही 5 बॉलर फिफ्थ बॉलर मान रहे हैं, और जो हमने एशिया कप में देखा कि ये साथ में हुडा को जोड़ रहे थे। अब हुडा के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रोहित कप्तान को कि उससे बॉलिंग ही करानी है, तो पांड्या ही 4 ओवर फेंक रहा था, तो वहां पर वो प्रॉपर बॉलर साबित नहीं हो पा रहा था। ठीक ठीक। और पांड्या की परफॉर्मेंस भी जैसे पाकिस्तान के पहले मैच के खिलाफ जो है उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उसके बाद वो उदास से हो गए, रूठे रूठे से हो गए। यही बात मुझे पंत के अंदर दिखी। पंत भी उदास और रूठे रूठे से ही नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर। इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी बात बताएं, कुछ अंदर चल देखिए, रहा है, कुछ क्या हो रहा पंत और पांड्या का मुझे एक लेवल का नहीं लगता। पंत टेस्ट मैच में तो खैर बहुत सफल है। ओडीआई में भी अभी ठीक ठीक हो गया, बट टेस्ट T20 में उनके आप स्टैट्स देखिए। 50, मैं देख रहा था, 57 मैचेस खेले हैं। पंत ने 3 हाफ सेंचुरीज मारी है, और वो तीनों वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। इसके अलावा किसी कंट्री के खिलाफ कोई हाफ सेंचुरी नहीं है। सो उनके स्टैट्स ये बताते हैं, और उन पे आशा करी करी जाती है कि वो करके दिखाएंगे, बट वो नहीं कर पाए हैं। जो टेस्ट वाली फॉर्म है पिछले हमने 3-4 महीने में भी देख लिया। पर पांड्या एक T20 का प्रूवन प्लेयर है, प्रूवन ऑलराउंडर है। और पर यही है कि हर मैच में नहीं मार सकता। जैसे अब बाबर का भी देखे, अप डाउन। तो वही पांड्या का है, थोड़ा अप डाउन है। कभी अच्छे मारे 2-3 मैचेस में, 2-3 मैचों में नहीं भी चला। तो वही बात है, थोड़ा 50-50। पर अदरवाइज पांड्या का ठीक है। बट तो पंत पे हम आशा ज्यादा है। पर अब वो वक्त आ गया है कि थोड़ा सैमसन पे को मौका दे दिया जाए, और पहले दिनेश लेकिन कार्तिक। देखें, मेरे ख्याल से जो जहां तक मैं इस पे अपनी दो राय जो अपनी एक चाहूंगा, अपने 2 सेंट्स इसमें डालना चाहूंगा। या तो आप पंत को रख लें और उसको कहें कि भाई आप हमारे अगले 3 साल के लिए आप हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, आप जो मर्जी करें। मेरे ख्याल से तब जाके वो थोड़ा सा ना वो आपको परफॉर्मेंस उससे आ पाएगी। या फिर आप एक, यानी कि आपको एक अपना कीपर चूज करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आप हमारे कीपर हैं फॉर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स, आप जो मर्जी करें, आप ही ने रहना है। तो यहाँ तो ये कर लें, जैसे हमने आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं। बाबर आजम इनिशियली टेस्ट के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन मिकी आर्थर ने सबको कहा, सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन मिकी आर्थर ने कहा कि भाई ये हमारा जो प्लेयर है ना, ये हमारा प्लेयर है, ये हमारा 1 डाउन आएगा, जो मर्जी हो जाए, ये 0 पे आउट हो या ये 100 बनाए, हमने इसको ड्रॉप नहीं करना। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह के अपने प्लेयर्स को, इंडियन टीम को, मेरे ख्याल से ये जो है ना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी हो हम ये आपको ड्रॉप नहीं कॉन्फिडेंस करेंगे। लेकिन दिखता है। एक बात मैं ऐड करूंगा इसमें। देखें, बाबर आजम के सिर्फ 4 मैचेस बुरे गए हैं। वो उसका पांड्या से थोड़ा सा कंपैरिजन इस लिहाज से नहीं है कि बाबर आजम पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान के लिए अकेला परफॉर्मेंस करते आ रहा है। तो अगर उसके 1-2 मैचेस ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारी जो कौम ने उसको माफ किया हुआ है इस बात के ऊपर कि पिछले 4 साल से उसकी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है और T20 का नंबर 1
टॉप टॉप रैंकिंग प्लेयर है। अभी अभी रिजवान ने उससे फर्स्ट पोजीशन ली है, वरना बाबर आजम सेकंड पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से इंडियन टीम के जो मैनेजमेंट है उसको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा उनके प्लेयर्स के ऊपर कि भाई आप जो है ना इस नंबर पे खेल रहे हैं और 1 साल के लिए पक्के हैं, तो फिर मेरे ख्याल से प्लेयर में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निखर के आएगी। आप क्या कहते हैं इसको? कॉन्फिडेंस तो दे रखा है पंत को, पिछले 3 सालों से ही दे रखा है, तो पंत को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे के खिलाए जा रही है T20 में, तो कॉन्फिडेंस तो पूरा दिया है। बट वो प्रूव नहीं कर पाया पंत, काफी लंबा टाइम हो गया है, तो फिर वही मेरे ख्याल बात से है। संजू सैमसन को फिर ले आए और उसको बोले कि भाई अब तेरी बारी, अगला 1 साल तू खेल। ये जो इसी देखिए टूर्नामेंट के अंदर आपने देखा कि चेंज। दिनेश कार्तिक तो ये क्लियर है कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए, हम्म। क्योंकि उसने फोर्स कर दिया अपनी फॉर्म से कि मुझे लो, और इसलिए। बट और अब सिलेक्टर्स ने भी आशा दिखाई है कि चलिए एक्सपीरियंस प्लेयर है, फॉर्म तगड़ी चल रही है, तो वर्ल्ड कप में लेते हैं, मार के दिखाएगा। तो अगर वो अच्छा मार देता है, इंडिया जीत जाती है, तो फिर तो ऑब्वियस ही है उसको खुद ही रिटायर हो जाना चाहिए उसके बाद ग्रेसफुली। नहीं तो सिलेक्टर्स तब भी बाहर करेंगे कि अभी हम दूसरे को मौका दे, तो फिर आप उसके बाद सैमसन को आजमा सकते हैं कि 1 साल चलो हम सैमसन को देते हैं कि आप नंबर 5 पे ग्रैब करके दिखाए। पंत तो ग्रैब नहीं करवाया। पंत का एक्चुअली क्या है, उसकी जो गेम है वो टेस्ट में इसलिए सफल है, थोड़ा फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो वो उसका अच्छा फायदा उठा के मारता है। अब वही सोच ये आई है कईयों के दिमाग में कि इसलिए ओपनर भेज देते हैं कि ओपनर में फील्ड रेस्ट्रिक्शन होगी, बट ओपनर में भी वो इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि उससे शुरू से न्यू बॉल फेस करनी होती है। तो टेस्ट में उसको न्यू बॉल नहीं फेस करनी, अगर करनी भी होती है तो थोड़ा सा वो सेट हो जाता है तब न्यू बॉल आती है, या थोड़ी सी न्यू बॉल पुरानी होती है, मे बी 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से उसको दिक्कत आएगी, वो इतना सफल नहीं हो पाएगा T20 में अगर हम बहुत मौके दे भी। आप देखिए जो हमारे लेजेंड थे वीरेंद्र सहवाग, उनका भी देखे, हालांकि वो सफल रहे थे पर वो सबसे ज्यादा सफल टेस्ट मैच में रहे थे, जबकि उनकी गेम टेस्ट के हिसाब से नहीं थी, गेम उनकी T20 के हिसाब से थी। पर वो वनडे में उनकी सिर्फ 35 की एवरेज थी, टेस्ट में 50 की एवरेज थी। तो ये देखने में कई बार लगता है कि गेम उसके अकॉर्डिंग सूटेबल है, पर वो होती नहीं, वो दूसरे फॉर्मेट में ज्यादा फिट बैठती है। तो वो मुझे पंत का केस लग रहा है। और पाकिस्तान ने काफी वीरेंद्र सहवाग को फेवर दी और बड़े उसने हम पे रन ठोके पाकिस्तान पे। बड़ा ही मारा उसने पाकिस्तान को। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था वीरेंद्र सहवाग का पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत ही जबरदस्त, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते थे, टेस्ट में बड़ा जबरदस्त खेलते थे। और टेस्ट में एक नई जिद्दत लेके आए कि हर वक्त बंदे को रोक रोक के नहीं खेलना होता है, एग्रेसिव नेचर भी आ जाए टेस्ट में। तो एक नया चीज हमें देखने को मिली वीरेंद्र सहवाग की, मेरी तरफ से। ठीक है, और बताइए, और कुछ आप कहना चाहे या हम अब विदा बस ले? मेरा ख्याल, सच्ची जो बात है, मेरा ख्याल तो यही है कि आप मुझे तो लगा जब से विराट कोहली की कप्तानी गई है, पंत जो है काफी बुझे बुझे से हो गए हैं नहीं, और वो पंत टीम में उससे फिट पहले नहीं। भी T20 में तो वो बुझा बुझा ही है, तो कैरियर ही बुझा हुआ है। आप स्टैट्स देखे जो मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ 3 हाफ अच्छा। सेंचुरी है तीनों वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 57 T20। तो यहाँ तो फिर ये कहते हैं कि भाई आप पंत को कहें भाई आप ना खेलें, या फिर उसको ना 1 साल का और चांस दे के उसको कहेंगे आप खेलें और आपको कोई नहीं हटाने लगा, आपको देखिए कोई पंत तंग नहीं का करने मुझे लगा। वही केस लग रहा है जो थोड़ा टेस्ट में रहने का था, कि अब वो खुद तो नहीं कहेंगे कि मैं जी नहीं खेल रहा, सिलेक्टर्स को ही हटाना पड़ेगा। तो वो कब चलें फिर। सिलेक्टर्स कॉल लेंगे, टीम मैनेजमेंट तो जैसे उन्होंने टेस्ट में खिलाते रहे रहाने को, ऐसे ही पंत को भी खिलाते रहेंगे, तो सिलेक्टर्स को कॉल लेना पड़ेगा कि नहीं अभी हम दूसरे को मौका देंगे। हाँ, और ये आपके ख्याल से गंगुली का जो कैसा रहा, जो उनका जो पीरियड जा रहा है एज ए बीसीसीआई चेयरमैन, उनका कैसा रहा ये जो पीरियड जा रहा BCCI के है तो मेरे ख्याल से तो वो फेयर बंदे हैं, मेरे उस वक्त के फेवरेट प्लेयर थे एक्चुअली। तो मेरे को तो उन पे विश्वास है कि मेरे अकॉर्डिंग वो कोई ऐसी पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते। ये है कि थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है, अथॉरिटेटिव नेचर है, एक बॉर्न लीडर है, तो अपनी थोड़ी बहुत तो चलाते होगे, दैट इज नेचुरल। बट जो भी चलाते होगे टीम के, इंडियन क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए चलाते होगे। ठीक ठीक, मुझे तो हमेशा से बेस्ट प्लेयर लगे हैं, मेरे तो फेवरेट थे। और जैसे कि आपने कहा ना लीडर हैं, तो वो लीडरशिप क्वालिटी जब होती है, जैसे रमीज राजा को उधर से है कि जब आप आपके अंदर वो नेचर नहीं जाती
भले जिस पोजीशन में हो फिर आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो टीम के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। थोड़ा सा टीम जो है उसको पसंद नहीं कर रही उनकी डोमिनेशन को। नहीं, टीम सिलेक्शन में तो ऐसा उनका नहीं होगा कुछ। इतना सेलेक्टर्स ही टीम चुनती है, या अपने जो कप्तान है, कप्तान कोच, इनसे फीडबैक लेके क्या कौन से प्लेयर चाहते हैं, ये अपनी बताते होंगे कि जी ये वाले प्लेयर्स को थोड़ा प्रेफरेंस दो, ये प्लेयर्स चाहिए। सिलेक्टर्स और कप्तान कोच ही मिलके करते हैं। मेरे ख्याल से गांगुली की कोई इतनी कोई खास नहीं होगी इंटरफेरेंस। ठीक वो ठीक थोड़ा मीडिया में हाइप होके ऐसे हो गया है, बट मुझे नहीं लगता। ठीक 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 ठीक। चलिए जहीर जी, अब विदा लेते हैं थैंक आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मैं आपके जो भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थोड़ा सा प्यार कमेंट सेक्शन में भी दें, और ताकि हम दोबारा इस तरह की एक वीडियो बनाएं आपके लिए। ओके, बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।